आप लोगों ने पहला बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया है एंड आई होप आपका अच्छा हुआ होगा। आपको एक एक्सपोजर भी हो गया कि बोर्ड की आंसर शीट किस साइज़ की होती है ना। मैथ्स का पेपर देना है तो हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि साइज़ क्या है ना। क्यों? क्योंकि जैसे स्टैटिस्टिक्स है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन बैंक्स भेज दी थी कल, स्टैटिस्टिक्स की, कंस्ट्रक्शन की अलॉन्ग विथ सॉल्यूशन, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, टेंजेंट टू सर्कल्स की, और आज मैंने आपको दिन में भेज दी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर्स में जो आए हैं वो छांट करके पूरे भेजे हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करने हैं। जो टफ़ लगे, जिसमें भी प्रॉब्लम हो, बिना झिझक के जल्दी से व्हाट्सएप कर दो कि ये नहीं आ रहा। हाँ, भले ही कितनी भी बार किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, बिल्कुल तुरंत व्हाट्सएप करके पूछ लो। कॉल करना है, कॉल करके बात कर लो। शाम के अलावा जब क्लास के टाइमिंग्स है, उसके अलावा आप कभी भी फ़ोन करके बात कर लो, व्हाट्सएप कॉल कर लो। हाँ, बहुत तरीके हैं। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अभी हम फिज़िकली 1 to 1 नहीं बैठ सकते, जैसे हम बाकी बच्चों के संग 2 टाइम, हम मॉर्निंग में, शाम को बैच है, उसके अलावा भी दे कैन सिट फॉर द डे। पर अभी आप दूर बैठे हो तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते, दैट इज़ अ लिमिटेशन। बट देर आर अदर वेज कि आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर लें, पूछ लें कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्यूशन बना करके भेज दूँगी। ठीक है। अब क्या करना है कि एक तो एनसीईआरटी पूरी रिवाइज़ करनी है। एनसीईआरटी आपको वापस से पूरी की पूरी रिवाइज़ करनी है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एग्ज़ाम आपका आज है 28 है ना, आज 28 है और आपका पेपर है 5 तारीख को। तो आपके पास 28, 29, 30, 3 दिन इधर और 4 दिन उधर। अभी हमारे पास 7 डेज़ अभी भी हैं, है ना। तो ये 7 दिन में आपको बिल्कुल, अब किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो कि हम भूल जाते हैं, इतने दिन याद नहीं रहता, 7 दिन तो हर बच्चा याद रख सकता है ना। 7 डेज़ तक तो आप स्टोरेज में अपने ब्रेन के चीज़ों को रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बोर्ड के पेपर्स में भी देख करके पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो लिख लिख के याद कर लो, ताकि यदि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का एज इट इज़ आ जाए तो आप एज इट इज़ सॉल्यूशन करके आ जाओ और आपको बोर्ड में मार्क्स मिल जाएं। बोर्ड में मार्क्स ग्रैब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फाइनली आपकी आंसर शीट नहीं देखी जाएगी, आपके मार्क्स ही देखे जाएंगे और आंसर शीट के बेस पे ही मार्क्स मिलेंगे। और आंसर शीट में मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप पेपर में लिख करके आएंगे। ठीक है, तो लिखना है हर सॉल्यूशन परफेक्शन के साथ। अभी आपने टेंजेंट टू सर्कल्स की यदि क्वेश्चंस देखे होंगे इंपॉर्टेंट, तो आपने देखा होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल कितनी बार आया है, 4 मार्क्स में। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री, ये भी आया है 2-3 बार बोर्ड में, 4 मार्क्स में। कितना सिंपल कंसेप्ट है, आपको ऐसा लगेगा इसमें लिखना ही क्या है, ये तो होता ही है ना। तो मैंने आपको गूगल क्लासरूम में आपको मॉडल आंसर शीट्स भी शेयर की हुई है, उसमें आप आंसर्स देखें। 2016 में क्वेश्चन है वो, हाँ, तो उसको जा कर के देखो कि 4 नंबर में क्वेश्चन आया है तो किस तरह से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मॉडल आंसर शीट मतलब उस साल जिस भी बच्चे के फुल मार्क्स थे उनमें से जो अच्छी आंसर शीट होती है वो सीबीएसई अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देता है कि बच्चे उसको देख करके सीखें कि भाई कैसे आंसर शुड बी प्रेजेंटेड। वहाँ पे हर जगह मार्क्स कटे होते हैं, पर लास्ट में आप देखोगे पेज में तो 90 आउट ऑफ 90, उस वक्त पेपर 90 का था, ये चेंज होता रहता है, अभी आपका 40 का है, कभी 80 होता है, तो वो लिखा हुआ है कि 90 आउट ऑफ 90 एक्सीलेंट। हाँ, तो ये आपको देखना है कि भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, तो आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो। यदि वो क्वेश्चन आ गया तो आपके 4 नंबर पक्के। ठीक है। और दूसरी बात है, एनसीईआरटी पूरी इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी अच्छे से करना है। जिनका बेसिक है उनको तो बिल्कुल याद होना चाहिए, जिनका स्टैंडर्ड है, जिसको भी फुल मार्क्स लाना है, सारे क्वेश्चंस आने ही चाहिए। जो भी नहीं आता है मुझसे पूछो। यदि आप जयपुर में रहते हो आप ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हो, जो बाहर रहते हैं वो ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं। हाँ, तरीके बहुत सारे हैं, आपको पता है, आप साल भर से यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करो। बट दिस इज़ द लास्ट 7 डेज़ जिसमें आपकी ये जो तैयारी है, अभी तक आपने जो भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, एवरेज किया, वॉट एवर योर परफॉर्मेंस वॉज, ये 7 डेज़ आपके परफॉर्मेंस को एकदम पुशअप कर दो, आप इसमें मेहनत कर दो, तो ये आपका रिज़ल्ट इसी से बनेगा। ये जो 7 दिन की तैयारी ना बेटा, रिज़ल्ट इसी से आएगा, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल फटाफट। मैंने आपको कल ही से मटेरियल भेज दिया था, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में करके आए थे।
हाँ, यही करना है कि हम फटाफट कर ले, सॉल्यूशन करके अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आएँ। एवरी क्वेश्चन शुड बी सॉल्व। आपको यदि लगता है कि मैंने सही किया या नहीं किया तो आप अपना PDF बना के मुझे भेज दो। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा पहली फुर्सत में मैं आपका सॉल्यूशन चेक करके भेज दूंगी। आपके जो भी गलती यदि आपने की होगी तो मैं आपको उसमें वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, या जैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यदि वीडियो की ज़रूरत है मैं वीडियो बना के भेज दूंगी। जो भी रिक्वायरमेंट है आई विल फुलफिल दैट, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आप करके भेजें, ठीक है। तो आपको यदि आपको क्वेश्चंस में किसी में भी डाउट है, सॉल्यूशन चेक कराना है, PDF बना करके भेजो, पर मेहनत करो। उसके अलावा जब आप ये सारा काम कर लें, NCERT कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करनी है आपको। इन 7 डेज़ में NCERT कम से कम 2 to 3 टाइम्स रिवाइज़ करनी है। जिनकी बेसिक्स है वो तो NCERT ही करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आपको ज़रूरत नहीं है, या NCERT जैसे जो क्वेश्चंस है उनको करो। जिनका भी स्टैंडर्ड मैथ्स है वो NCERT प्लस ये जो बोर्ड वाले क्वेश्चन है ये सारे कर लो। उसके अलावा मैंने पहले क्वेश्चन बैंक्स कराए थे और आपको साल भर बोला है कि जिन क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी आती है, जो क्वेश्चंस थोड़े टफ लगते हैं, उन क्वेश्चंस को आप मार्क करके रखो, ताकि अब दिस इज़ द टाइम आप उन क्वेश्चंस को फटाफट एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, ठीक है। तो उनको सबको वापस से करो और अभी भी मार्क करके रख लो। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन इस कैटेगरी में, मैंने आपको हालांकि शुरू से बोला है, जो इजी लगता है उसको 2 बार 3 बार करो, जो टफ लगता है उसको 4-5 बार करो, एंड मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ। तो अब हाई टाइम है, बिल्कुल मेहनत करो, और जो डाउट है व्हाट्सएप करो, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं, वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अब मैं करवा देती हूँ। भेजते रहो। जब आपका यदि आप ज़्यादा डाउट्स भेजोगे मैं 2 क्लास रिकॉर्ड कर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह भी कर दूंगी, रात को भी कर दूंगी, ठीक। तो अभी आपके कुछ क्वेश्चन स्टैट्स के हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, इन अ स्टेटिस्टिकल डेटा द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन इज k टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, देन द वैल्यू ऑफ k। ये MCQ है। अब ये मत सोचना MCQ नहीं आएगा। आपका केस स्टडी में 4 क्वेश्चन में 1-1 नंबर के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और MCQ की बजाय सीधे पूछ लगते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। हाँ, सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा यहाँ पर क्या रिलेशन यूज़ होगा, हमको पता है स्टैट्स में एम्पेरिकल रिलेशनशिप होती है मीन मोड मीडियन में, कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो हमने यहाँ पर रिलेशन किस में निकालना है, हमको क्या बोला है, मोड और मीन का डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन मतलब मोड माइनस मीन इक्वल टू क्या दे रखा है, k टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। दिस इज इक्वल टू k टाइम्स मीडियन माइनस मीन। ये हमें गिवन है और ये हमें कैलकुलेट करना है k की वैल्यू। क्लियर है, ये क्वेश्चन में गिवन है और ये हमको रिलेशनशिप पता है बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। तो हम क्या करें, हम इस रिलेशनशिप को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ मीडियन माइनस मीन है और यहाँ मोड माइनस मीन है, यहाँ पर मोड प्लस 2 मीन है। तो मैं यदि इस रिलेशन में एक बार मीन को प्लस कर दूँ और एक बार मीन को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। ये प्लस मीन माइनस मीन कैंसिल हो गए। पर अब हम इसको क्या करेंगे, ये 2 मीन प्लस मीन मिलकर के क्या हो गया, दिस विल बिकम 3 टाइम्स मीन। हाँ, इसको हमने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया आपका 3 टाइम्स मीन। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, दिस इज 3 मीन और ये वाला मीन खत्म, ठीक है। अब इस 3 मीन को हम इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज कर दें, हम इस 3 मीन को इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज कर दें तो ये उधर जाएगा। तो क्या बनेगा, 3 मीडियन यहाँ पर ऑलरेडी है और वो 2 मीन प्लस मीन मिलकर के 3 मीन इधर आ गया। तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन के फॉर्म में आ गया। और इक्वल टू में हमारे पास क्या बचा है, मोड माइनस मीन। तो दिस इज इक्वल टू मोड माइनस मीन। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमको ऑलरेडी गिवन है कि मोड माइनस मीन तो k टाइम्स मीडियन माइनस मीन है, और अब हमने निकाला है कि मोड माइनस मीन क्या है, यहाँ पर 3 मीडियन माइनस 3 मीन है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि यू कैन टेक 3 कॉमन। तो हमने यदि इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो मोड माइनस में मीन की वैल्यू 3 टाइम्स मीडियन माइनस मीन है। बट क्वेश्चन कह रहा था कि मोड माइनस मीन इज k टाइम्स मीडियन माइनस मीन।
कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 3। आप चाहें तो यहाँ पर एक बार लिख भी सकते हैं कि इसकी जगह हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू k टाइम्स मीडियन माइनस मीन। ज़्यादा नंबर में आ जाए तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आपका ये ब्रैकेट सेम है, मीडियन माइनस मीन कैंसिल हो गया तो क्या बचा k इक्वल टू 3। तो इसका आंसर था k इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है, ये पहले फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में बहुत आता था, इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया है। इसका आंसर है रेंज। रेंज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र नहीं है। मीन, मोड, मीडियन तीनों मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। मतलब मोड की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 55 एंड मोडल क्लास इज 45 to 60। जैसे मोडल क्लास पता चली, हमें क्या पता चल गया L, लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास क्या हो गई 45, क्लास साइज SH क्या हो गया 60 माइनस 45 दैट इज 15 एंड द फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग द मोडल क्लास क्या होता है वो F0, उसकी वैल्यू क्या है 5 एंड द फ्रिक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F2, उसकी वैल्यू क्या है 10 और हमसे बोल रहा है F1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने टेबल देने की बजाय आपको डायरेक्टली सब चीज़ें दे दी। अब आपको उसमें से बस ये ढूंढ के लिखना था। अब इसके बाद सिंपली आप राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मोड एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ एंड आपका आंसर आ जाएगा। एग्ज़ाम में प्रॉपर मोड का फॉर्मूला ये सब चीज़ें इस तरह से लिखें, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। पूरा फॉर्मूला लिख करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करना है, कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, L आपका क्या है 45 प्लस F1 हमको कैलकुलेट करना है, F0 की वैल्यू 5 है अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस 10 और 5 का सम। हाँ, यहाँ हम लिख दें माइनस 10 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज इज 15। ये स्टेप क्लियर है। अब आपका मोड की वैल्यू हमें गिवन थी, मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 55, तो हम यहाँ इक्वल टू में 55 भी लिखेंगे। यदि आप ये लिखना भूल गए तो थोड़ी देर बाद आपको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, करना क्या है, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा मोड इक्वल टू 55। अब ये 45 इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 55 माइनस 45 क्या आ गया 10। ये नंबर कंबाइन होके क्या बनेगा 2F1 माइनस 15 और ये इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज होगा तो ये बनेगा 2F1 माइनस 15 इक्वल टू F1 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 है। अभी मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 15 और 10 दोनों डिविजिबल है 5 से, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये हो गया 5 2 ज़ा, ये हो गया 5 3 ज़ा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4F1 माइनस 15 2 ज़ा 30 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3F1 माइनस 5 3 ज़ा 15। अब उधर 4F1 है, इधर 3F1 है, ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो 4F1 में से 3F1 माइनस हो गया और ये माइनस 15 है, ये माइनस 30 इक्वल टू के उधर जाएगा तो बेटा ये प्लस 30 हो जाएगा। तो ये प्लस 30 हो गया तो क्या बचा माइनस 15 प्लस 30 इज प्लस 15। 4F1 माइनस 3F1 इज F1, तो F1 की वैल्यू क्या आ गई 15। सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज 15। ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर लिख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द मॉडल क्लास ऑफ डेटा गिवन बिलो इज 10 to 15। हमको क्या बोल रहा है, मॉडल क्लास इस डेटा की 10 to 15 ये वाली है। देन F शुड बी, हाँ ये सिंपली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो ये बोर्ड में नहीं आया है पर स्कूल में आया है तो मैंने डाल दिया है कि आपको भले 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अभी, पर बाय चांस आपको केस स्टडी में पार्ट करके दे दिया तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑल्दो हमने ये सब पहले रिवीजन में भी किए हैं बट इट्स बेटर टू रिवाइज अगेन। अब आपका फ्रिक्वेंसी, ये मॉडल क्लास है मतलब दिस शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमें पता नहीं है पर हमें क्या पता है, मॉडल क्लास वही होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पर बाकी नंबर्स को देखें 7 6 4 3, मैक्सिमम वैल्यू 7 है।
इसका मतलब दिस f शुड बी ग्रेटर देन 7, तभी ये मॉडल क्लास होगी। आपको ये पता चल गया f 7 से बड़ा होना चाहिए। तब हमने ऑप्शंस को देखा, f इज़ लेस देन 8, तो ये तो गलत हो जाएगा, वो मॉडल क्लास नहीं बनेगी। f इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, f इज़ ग्रेटर देन 8 ओनली। यदि हम 8 भी लिखते हैं तो 7 से बड़ा है तब चलेगा, तो ग्रेटर देन 8 ओनली वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, लेस देन 7 हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, f शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। मतलब यदि ये मॉडल क्लास है और दूसरी फ्रिक्वेंसी आपकी 7 है, तो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 7 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 के बाद और फ्रिक्वेंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं आती, डेसिमल में नहीं आती, नेगेटिव साइन में नहीं आती, तो 7 के बाद 8 ही आएगा। तो फ्रिक्वेंसी या तो 8 होनी चाहिए या 8 से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बोर्ड में 2012 में 4 मार्क्स का आया है और यहाँ पर हमको क्या बोला है, मोर देन टाइप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, हम डायरेक्टली मोर देन से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला में हम मोर देन से नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोर देन में आपकी आती है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 5, तो और गैप कितने का दिख रहा है, अगला नंबर है 10। हाँ, ये 5 है और ये 10 है, तो उनके बीच का डिफरेंस इज 5। तो आपका क्लास साइज h क्या हो गया 5। तो हमने यहाँ पर पहला क्लास इंटरवल आपका क्या होगा CI में ये मोर देन 5, तो 5 क्या है लोअर लिमिट, तो ये क्या हो गया 5 to 10, 10 to 15। अच्छा, एक बात और बेटा, स्टेट्स में क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त योर पेज शुड बी फ्रेश। आप बीच में से ऐसे शुरू मत करो, नहीं तो क्या होगा, टेबल में जगह कम पड़ जाएगी, आपको दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, तो बार बार वैल्यूज़ देखने के लिए पेज टर्न करना पड़ेगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट, इट विल टेक टाइम, और यदि कोई वैल्यू कॉपी करने में गड़बड़ हो गई तो गलत हो जाएगा। तो क्या बेटर है कि हम फ्रेश पेज से स्टार्ट करें, या ऐसे एडजेसेंट पेजेस हैं तो चलेगा, इधर से इधर देखना आसान है, पर पेज पलट के देखोगे तो मुश्किल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, टेबल बनानी है तो टेबल इस फॉर्म में बनाओ, ऐसे फॉर्म में मत बनाओ। क्यों नहीं बनाना है वो अभी मैं आगे बता दूंगी। आप इस तरह से बनाओ, टेबल पूरी एक ही पेज पे आना चाहिए, ये 2 पेज पे नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, छोटी सी बात है पर समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो साइज़ अब आपको आइडिया है कॉपी का, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड मेक अ टेबल। 15 to 20 हमें 35 तक जाना है, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। क्लियर? ये हमारी हो गई क्लास इंटरवल। और ये हमें जो गिवन है, भले उसके संग कुछ भी लिखा हो, लेस देन मोर देन के साथ हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF ही गिवन होती है। तो हम अब इसकी F बनाएंगे। तो F बनाने के लिए आप देखो यहाँ पर F क्या होगा, इधर से शुरू होगा रिवर्स से। हाँ, मोर देन में हम नीचे से माइनस करेंगे, तो पहली वैल्यू 3 एज इट इज़, फिर मैं वहाँ पर ही कर देती हूँ तो आपके लिए देखना आसान होगा। पहला नंबर 3 ही आएगा, अगला नंबर 7 में से 3 माइनस किया क्या हो गया 4, 10 माइनस 7 इज़ 3, 14 माइनस 10 इज़ 4, 16 माइनस 14 इज़ 2, 28 माइनस 16 12, 30 माइनस 28 2। दिस इज़ हाउ यू विल प्रोसीड। क्लियर है? हाँ, इधर से शुरू करना, नीचे से माइनस करना है। पहला नंबर एज इट इज़, सेकेंड में से फर्स्ट CF को माइनस किया, 7 माइनस 3, कंसेक्यूटिव का डिफरेंस उसके नीचे लिखते जाओ। दिस इज हाउ यू विल गेट योर F फ्रॉम मोर देन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं, हमारी वैल्यू क्या आई है 3, 4, 3, 4, 2, 12 एंड 2। और हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से CF निकालनी पड़ेगी। कैसी टाइप की, लेस देन टाइप की। तो ये 2 एज इट इज़, फिर 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 3 इज़ 30। तो ये जो लास्ट वैल्यू आई है ये आपकी n की वैल्यू है, तो n हो गया 30, तो n/2 क्या हो गया 15। अब 15 हम यहाँ पर देखेंगे किस कॉलम में लाई कर रहा है, तो ये 16 वाले कॉलम में आएगा।
14 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ है, 15 16 इसमें आएंगे, 15 to 20 में। तो ये आपकी क्या हो गई मीडियन क्लास, या तो अलग से मेंशन करो या यहाँ पर लिख दो मीडियन क्लास। ठीक है, जैसे ये मीडियन क्लास हुई तो L क्या हो गया 15, H क्या है 5, F मतलब मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी दैट इज़ 2, और CF मतलब मीडियन क्लास की ऊपर वाली क्लास की, तो CF की वैल्यू क्या हो गई 14। अब हम मीडियन के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करें, तो मीडियन का फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ब्रैकेट लगा के लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, गड़बड़ नहीं करोगे आप। अब ये वैल्यू हो गई मीडियन इक्वल टू L हमारा है 15 प्लस n/2 15 माइनस CF इज़ 14 अपॉन F2, और क्लास साइज क्या है H इज़ 5। तो 15 माइनस 14 इज़ 1, तो ये 1 मल्टीप्लाइड 5 इज़ 5/2, 5/2 इज़ 2.5, तो 15 प्लस 2.5 मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 17.5। फाइनली आंसर प्रॉपर लिखो, मीडियन इक्वल टू 17.5, और इसको या तो बॉक्स लगा दो, हाँ, या फिर आप इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए कि दिस इज़ द आंसर। क्लियर है, ये पूरी प्रोसेस करनी है। हो गया ये क्वेश्चन, अब इस पेज पे नहीं है, नेक्स्ट है, इस पे भी नहीं है, हाँ, इस वाली शीट में क्वेश्चन नंबर 5 मोर देन लेस देन में दिक्कत है। अब यहाँ पर टेबल को थोड़ा ध्यान से देखो, मोर देन 70 मोर देन 60 नंबर्स आर अपोजिट ऑर्डर में। हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू नीचे होती है, मिनिमम वैल्यू ऊपर होती है, इन्होंने टेबल उल्टा बना दिया है, तो हमको टेबल को सीधा करना पड़ेगा। यदि हम डायरेक्ट कर लेंगे तो हमसे क्या पूछा है मीन और मीडियन, उसमें हमको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो हम क्या करें, हम टेबल को सीधा कर लें। तो सबसे पहले मोर देन में लोअर लिमिट आती है, तो हमको लिमिट क्या दिख रही है 10, अगला क्या है 20, तो 20 माइनस 10, क्लास साइज क्या हो गया 10, तो ये लोअर लिमिट 10 है, तो हमारा पहला क्लास इंटरवल क्या हुआ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल मार्क्स का। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ये हमने नोट डाउन कर लिए। अब हमारे पास यहाँ मोर देन की CF जो गिवन है, मैं वहीं पे कन्वर्ट कर दूँ, इट विल बी ईजियर फॉर मी। अब आपका उल्टा चलेगा, क्योंकि टेबल उन्होंने उल्टा दे दिया है, तो हमारा ये फर्स्ट फ्रिक्वेंसी 0 है, 0 ही आएगी। अब ये 11 है तो 11 ही आएगी। फिर हम क्या करेंगे, 23 में से 11 को माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई 12, 43 माइनस 23 इज़ 20, 58 माइनस 43 इज़ 15। हाँ, उसी वक्त ऐड करके देख लो, 43 5 48 10 58, 72 माइनस 58 4 62 10 14, और ये हो गया 10। ये आपकी क्या बन गई F। पर अभी आपने क्या किया, टेबल को उल्टा कर दिया, राइट, तो ये वैल्यूज़ यहाँ आएंगी। तो अब मैं F लिख रही हूँ CF की बजाय डायरेक्टली 10 14 15 20 12 11 एंड 0। जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी ही 0 है उस क्लास की हमें ज़रूरत ही नहीं, हम उसको हटा देंगे, है ना। जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी 0 है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो हम इसको हटा देंगे, इसकी हमारी कैलकुलेशन में हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हो गया, अब हमको क्या निकालना था, इसका मीन और मीडियन। अब एक बात ध्यान रखो, इसमें यदि आपको मीडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर से CF बनानी पड़ेगी। वो वाली टेबल नहीं यूज़ कर सकते, क्यों, क्योंकि वो मोर देन टाइप की है। मीडियन के फॉर्मूले के लिए हमें CF कौन सी चाहिए, लेस देन टाइप की, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे। तो CF लिखेंगे अब, CF, तो ये 10 प्लस 14 24, 24 प्लस 15 39, ये हो गया 59 61 71 82, टोटल 82 ही था, दिस इज़ करेक्ट। तो ये 82 आ गया, तो हमारी मीडियन क्लास n/2 की वैल्यू क्या हो गई 82/2 मतलब 41। 41 किस में लाई कर रहा है,
इस वाले में CF के कॉलम में देखेंगे 39 तक वहाँ है, 41 इसमें आ रहा है, सो दिस इज़ योर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये हो गई, तो L क्या हो गया 40, H क्या है 10, F की वैल्यू 20, CF इज 39। अब फॉर्मूला लगा के मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमको इसी क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट करने को भी बोला है, तो हम सेम टेबल को आगे कंटिन्यू करके हम इसी में निकाल लेंगे xi। तो 10 to 20, तो xi क्या हो गया 15, फिर क्लास साइज आपका 10 10 है तो क्या आ जाएगा 25, 35, 45, 55, 65, ये आ गया। अब हम इसमें से xi में से एक नंबर को मीन अज्यूम करेंगे, तो मैंने सपोज इस नंबर को मीन अज्यूम कर लिया कि 35 इज मीन, मैंने a अज्यूम कर लिया 35 को कि a 35 है। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे di, दैट इज xi माइनस a की जगह हम 35 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है 0, क्लास साइज 10 था तो नीचे 10, 20, 30, ऊपर -10, -20। मैंने देखो अभी आपको क्या बोला था, टेबल ऐसे फॉर्म में बनाना, वो इसीलिए बोला था क्योंकि ये कैलकुलेशन आपकी आगे आगे जाती जा रही है। जैसे CF में अननोन फ्रिक्वेंसी में आप ऐड करते हो तो वो यदि हॉरिजॉन्टल में लिखते हो तो मिक्स होने लगती है वैल्यूज़। यदि आप इस तरह से लिखोगे तो आपके पास सफिशिएंट स्पेस है, कहीं जगह की कमी नहीं पड़ेगी और साफ़ सुथरा काम होगा। और अभी प्रैक्टिस करना सब चीज़ों की, एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए नहीं होती, एग्ज़ाम परफॉर्मेंस के लिए होती है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे FI DI, बेस्ट परफॉर्मेंस शुड बी देयर। इनको मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को और इस कॉलम को। तो 10 × 20 क्या हो गया -200, ये हो गया -140 और ये हो गया 0 एंड दिस इज 20 10s are 200, 12 2s are 240, 11 3s are 33, 330। मल्टीप्लाई करने में कई बार क्या होता है पता है, आपने 11 3s are 33 क्या 0 भूलकर 33 लिख लिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारी ये किसकी वैल्यू आएगी सिग्मा FI DI। यहाँ पर हमें लिखना है कि सिग्मा FI DI, तो वी शुड हैव स्पेस और यहाँ पर हमें इनको ऐड करके लिखना है सिग्मा FI। अब आपने इसका ये बनाया हुआ है तो आपको पता है कि 82 आएगा, फिर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिग्मा FI की वैल्यू 82 आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। सिग्मा FI DI हम इनको ऐड करेंगे, 200 200 कैंसिल, 240 में से 140 गया बचा 100, 330 + 100 क्या हो गया 430, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई +430। ठीक है, हमने मीन का भी सॉल्व कर लिया, मीडियन का भी सॉल्व कर लिया। अब 1 बाय 1 सेपरेटली अलग अलग दोनों को सॉल्व कर दो। मीडियन का फॉर्मूला मेंशन करो कि मीडियन क्या है L + n/2, H दिख रहा है ना वो, n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो। तो L हमारा 40 है, n/2 हमारा 41 है, माइनस CF इज 39 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज विच इज़ 10। अब यहाँ पर 0 0 कैंसिल, तो क्या बचा 40 + 41 - 39 इज 2, तो 2/2 ये भी कैंसिल होके 1 आया है, डिवाइड हुए हैं तो 1 आया है, तो 40 में 1 ऐड हुआ तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 41। प्रॉपर मीडियन = 41 लिख के हाईलाइट करना, हाँ मीडियन = 41 लिख के हाईलाइट करके छोड़ना। अब हमें मीन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे बाय अज्यूम मीन मेथड। हम अज्यूम मीन मेथड से कर रहे हैं तो यू शुड मेंशन बाय अज्यूम मीन मेथड x बार = a + सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। फॉर्मूला मेंशन किया, अब हम वैल्यूज़ मेंशन करेंगे। हमने a मेंशन किया हुआ है 35। अब हमारा सिग्मा FI DI प्लस है तो हम प्लस ही लिखेंगे, यदि माइनस आता तो हम माइनस ही लिखते। अपॉन में सिग्मा FI की वैल्यू क्या है 82, 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये हो गया 41 और ये हो गया 215। अब 41 प्राइम नंबर है तो ये इससे तो जाएगा ही नहीं, पर 41 5 क्या होता है 5 1 5, 5 4 20, 205 होगा। तो हमने इसको 215 को डिवाइड किया 41 से, 5 टाइम्स गया बचा 205, माइनस किया 10 आ गया, अब डेसिमल लग गया 0 हो गया 42, 1 2 82,
4 जा जाएगा, बस इतना सफिशिएंट है। 4 4 सा 16 होता है ना, तो 16 के आसपास आएगा। 5 जा विल बी 200, तो 5.24 आ गया। तो ये हो गया 35 प्लस 5.24। तो मीन की वैल्यू क्या आ गई? अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लस 5 40.24। तो x बार इज दिस एंड मीडियन वो है। दोनों आंसर्स को आपने हाईलाइट कर दिया, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये करना है बेटा। मैं पहले ना शीट्स आपको रोज़ रोज़ भेजने वाली थी, मैंने ऐसे ही शेड्यूल किया था कि रोज़ आपके पास कुछ क्वेश्चन 5-5 6-6 क्वेश्चन आए, इसीलिए वो इतनी सारी शीट्स अलग अलग की थी, है ना। पर जो ऑफलाइन में बच्चे हैं दे सजेस्टेड कि मैम एक साथ डाल दोगे तो हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो इसलिए मैंने अब सारे एक साथ डाल दिए। और अभी सरफेस एरिया वालों को फिर मैंने ब्रेक भी नहीं किया, मैंने 30 क्वेश्चन है सारे एक साथ डाल दिए। अपने हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लें और जहाँ डाउट आए तुरंत व्हाट्सएप करो। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि लेस देन टाइप का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और यहाँ सम फ्रिक्वेंसीज आर मिसिंग। ये A B C D E F, तो हमको पता है ना कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता कैसे है, जस्ट वो कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर 12A पहला नंबर एज इट इज़ आता है, फिर 12 प्लस B विल बी 25। तो 25 में से 12 माइनस कर दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? B की। तो B की वैल्यू क्या आ गई? 13। फिर 25 प्लस 10 विल बी C, तो C की वैल्यू क्या आ गई? 35। 35 प्लस D विल बी 43, तो 43 में से 35 माइनस कर दिया तो D की वैल्यू क्या आ गई? 8। 43 प्लस E इज़ 48, तो 48 में से 43 माइनस किया, E क्या हो गया? 5। E की वैल्यू हो गई आपकी 5। 48 प्लस 2 F की वैल्यू क्या आएगी? 50। एकदम ईजी कंसेप्ट है ना। तो ये मैंने ये पूछा नहीं है किसी ने, पर मैंने करवा दिया कि एक बार आपको हर तरह का कंसेप्ट याद आ जाए। अच्छा ये भी क्वेश्चन है, द टाइम टेकन इन सेकेंड्स टेकन बाय 50 एथलीट्स टू रन अ 110 मीटर हर्डल रेस आर टेबुलेटेड बिलो। कैलकुलेट हाउ मेनी एथलीट्स कंप्लीटेड रेस बिफोर 14.2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर ना मीन निकालना है, ना मोड निकालना है, ना मीडियन निकालना है, आपको सिंपली CF पे जाना है कि 14.2 सेकेंड यहाँ पर है। इसके पहले कितने लोगों ने रेस ख़त्म कर दी? 2 लोगों ने 14 सेकेंड के अंदर कर ली, 4 लोगों ने ये 14 लोगों ने ये कर लिया, तो 2 प्लस 14 आंसर क्या आ गया? 16। ये सिंपल ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सिंपल पेपर में आया था बोर्ड के, तो सिंपल कंसेप्ट है। पर यदि पूछ लिया और नहीं पता है तो कोई कंफ्यूज हो जाए कि मीन मोड मीडियन क्या निकालूं। ठीक, और दूसरी बात यदि पूछा होता 14.4 सेकेंड के पहले तो ये 16 भी ऐड हो जाता, तो आंसर क्या जाता? 32। अच्छा एक बात और याद रखें, यदि मीन मोड मीडियन आपने बोर्ड के क्वेश्चन अभी देखे होंगे तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी के कम आते हैं, बट आप प्रैक्टिस कर लेना। मिसिंग फ्रिक्वेंसी हमने पहले खूब क्वेश्चंस किए हैं, तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल सब ढंग से सॉल्व करना। ये याद रखना कि मीडियन वाले में n/2 में n की वैल्यू हम जो नंबर में दी होती है 2 वेरिएबल्स में वो रखते हैं, वो f1 प्लस f2 प्लस समथिंग आया वो नहीं रखते, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, मिसिंग फ्रिक्वेंसी के केस में मोड या मीडियन में मॉडल क्लास या मीडियन क्लास डायरेक्टली उसकी वैल्यू किस क्लास इंटरवल में लाए करती है उससे देखी जाती है। n/2 फिर हमें पता ही नहीं चलता ना, मॉडल क्लास में नहीं पता चलती कौन सी है, तो वहाँ से देखी जाती है। याद रहेगी बात, पहले भी बताया है बट फिर से मैं आपको जो भी बातें अभी डिस्कस हुई क्लास में और जो कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि n/2 की वैल्यू नंबर वाली रखनी है, मॉडल क्लास मीडियन क्लास मिसिंग फ्रिक्वेंसी में डायरेक्ट क्लास इंटरवल में देखनी है, मीन जो अज्यूम करते हैं वो xi में से करते हैं, f या CF में से नहीं करते हैं। ठीक है, और यदि हमारा मीन के क्वेश्चन में हमारा xi में यदि हमें मीन गिवन है और xi के कॉलम में वो नंबर आ रहा है, जैसे मीन 18 गिवन है और xi में 18 आ रहा है, तो हम अज्यूम मीन 18 को ही करेंगे ताकि वो 18 माइनस 18 0 आ जाए और जो सिंपली आपका सिग्मा FIDI है वो 0 से इक्वेट होकर आंसर आ जाएगा। करना पूरा पड़ेगा बट इट विल बी ईजियर टू सॉल्व। ठीक है, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? हाँ ये वाला है, ओके। इसमें भी वही है, मोर देन आर इक्वल टू। तो अब मुझे लगता है कि अब आप इसको करने के लिए कैपेबल हो गए हो, तो वीडियो पॉज करके फिर खुद ट्राई करना, फिर देखना। हाँ, पूरा सीरियल की तरह मत देखना। तो उसी तरह से अब आप कंसेप्ट सीख गए हो, जो डाउट थे क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? टेबल उल्टा दिया है।
तो हम टेबल को क्या कर लेंगे पहले सीधा। अच्छा, यहाँ पे हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है, हमको मीन मोड मीडियन कुछ नहीं पूछा है, तो हम एज इट इज़ भी बना सकते हैं। यदि हमको इसमें मीन मोड मीडियन कुछ कैलकुलेट करना होता तो डेफिनेटली हम टेबल को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं कि पहले छोटे नंबर्स 32 40 वाले और फिर लास्ट में बिगर वैल्यूज शुड बी डाउनवर्ड्स। क्लियर है? यदि नहीं है, हमको क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है मीन मोड मीडियन, तो हम एज इट इज़ कन्वर्ट कर दें। तो हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या हो गया, मोर देन और इक्वल टू 80 मतलब 80 to 90, 70 to 80, हाँ, और क्या है 60 to 70, 50 to 60, 40 to 50 एंड 30 to 40। ये हमारे क्लास इंटरवल हो गए। अब हम इनकी फ्रिक्वेंसीज लिखें तो पहले नंबर पे क्या है 4, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, दिस इज़ 4। फिर 6 minus 4 is 2, 11 minus 6 is 5, 17 minus 11 is 6, 23 minus 17 is 6, 23 minus 27 is 4। सिर्फ क्लास इंटरवल में नॉर्मल कन्वर्ट करना था तो ये सी आई, ये एफ। यदि कुछ और करना होता तो टेबल उल्टा लिखते, 30 to 40 ऊपर, 4 ऊपर, पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना। आई होप विद दिस स्टेट्स के डाउट्स क्लियर। हाँ, स्टेट्स के सारे डाउट क्लियर। अब आपने कुछ और डाउट्स भी भेजे हैं तो मैं उनका भी इसी में बना देती हूँ वीडियो। जैसे पहला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 numbers इज़ 180। 2 नंबर के, इसकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, तो हमने नंबर अज्यूम कर लिए, लेट द नंबर बी x एंड y। अब हमको क्या बोला, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब माइनस कर दो, 180 है। अच्छा, मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 180 है, मतलब मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि x y से ग्रेटर है, x y से बड़ा है, तभी तो प्लस में बचा। यदि y बड़ा होता तो आंसर माइनस में आता। ठीक, अब हमें बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है y, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर, तो y स्क्वायर 8x के इक्वल है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2। दोनों कंडीशंस को क्लब कर दें तो ये आपका क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या हो गया 8x एंड दिस इज इक्वल टू 180। उसको हम इधर ले आए तो माइनस 180 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गई। क्लियर बेटा? तो अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो कि 18 10 180 होता है और 18 में से 10 माइनस करके 8 आता है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लिया तो फिर से बचेगा x माइनस 18 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इससे वैल्यूज़ क्या आ गई, x की वैल्यू 18 और माइनस 10 आ गई। हाँ, तो ये हमारा आ गया x माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई प्लस 18 एंड माइनस 10। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 numbers द स्क्वायर ऑफ, हाँ, तो यदि हमारा x की वैल्यू हम 18 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर वाज 18x, तो y स्क्वायर की वैल्यू 18 इंटू 8 हो गई। 18 8 जा क्या होता है 144, तो y स्क्वायर 112 का स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 12। ठीक है, y की वैल्यू आपकी 12 आ गई। अब आप देखो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 180। अच्छा, यदि किसी के मन में ये आ रहा है कि हम सेकेंड कंडीशन भी ले लें -10, तो यदि हम -10 रखते तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, y स्क्वायर की वैल्यू होती 8 इंटू -10 मतलब -80। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, y स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो हमारे आंसर क्या आ गए 12 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी है कि पानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पाइप से बह रहा है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो गई पाइप की 7 सेंटीमीटर, इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक।
एक रेक्टेंगुलर टैंक में जा रहा है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है कि लेंथ 50 मीटर है, ब्रेथ 44 मीटर है और उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर, हाँ ये दोनों मीटर, ये सेंटीमीटर, into a rectangular tank which is 50 meter long and 44 meter wide. Determine the time in which the level of water in the tank will rise by 7 सेंटीमीटर, मतलब हो सकता है टैंक पूरा खाली हो या टैंक थोड़ा भरा हो, उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर इंक्रीज होने में कितना टाइम लगा। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना टाइम लगेगा 7 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करने में। तो हमें क्या पता है, जितना पानी इसमें से इसमें आया, मान लो कि ये इतना इंक्रीज है 7 सेंटीमीटर, तो ये जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, वो पानी जो वहाँ से आया उसका वॉल्यूम, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप से जो पानी बह के आया वही तो हमने यहाँ पर इकट्ठा किया। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, LBH, और वॉल्यूम ऑफ पाइप का शेप क्या हो गया, सिलेंडर, तो इधर वॉल्यूम क्या आएगा, πr²h। ठीक है, पर हमें क्या गिवन है, हमें रेडियस तो दी है और हमें साथ में स्पीड दी है कि 5 किलोमीटर पर आवर, और हमसे टाइम पूछा है, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज इन द वाटर लेवल बाय 7 सेंटीमीटर बी XR। टाइम मैंने आर में अज्यूम कर लिया क्योंकि स्पीड पर आर में है। यदि आंसर बड़ा छोटा आएगा तो हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। हमने टाइम XR ले लिया। तो आपको क्या पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और किलोमीटर है, हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दें तो किलोमीटर का मीटर क्या हो गया, 5000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज़ x। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन XR इज 5000 x मीटर। क्लियर है, तो 5000 x हो गया। अब हमारा ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ पाइप। जब सिलेंडर के केस में, पाइप के केस में आपको स्पीड इनटू टाइम करते हो तो आपको पाइप की हाइट मिलती है। इन केस ऑफ क्यूबॉइड आप करते हो तो क्यूबॉइड के केस में आपको कैनाल वाले क्वेश्चन में यू गेट द लेंथ ऑफ द कैनाल। ठीक है, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम जो उतनी देर में फ्लो हुआ, तो ये आपकी h की वैल्यू है। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो L हमारा था 50, B हमारा है 44, ये दोनों मीटर में है, और हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर, तो आई एम राइटिंग इट इज 7/100। पाई की वैल्यू 22/7, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब 7/100 इंटू 7/100, और h की वैल्यू क्या है 5000 x। क्लियर है, सिंपली वैल्यूज़ निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये नंबर्स इक्वल टू के इधर आएंगे, तो ये 50 इंटू 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, उधर से क्या आया 22, 7 और 50, एंड दिस इज इक्वल टू x। क्लियर है, मैं वहाँ पे भी कैंसिल कर सकती थी, पर आप इस तरह से कर लो, आपकी गलती नहीं होगी। अब यहाँ देखो 50 से 50 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 ज़ा 44, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। टाइम हमने किस में अज्यूम किया था, r में, तो आंसर क्या आएगा 2r। 2 घंटे यदि हम उस पाइप को चालू करके छोड़ देंगे, उस नल को, तो उस क्यूबॉइडल टैंक में पानी की हाइट 7 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, ये आ गया आपका आंसर। मान लो कि आंसर आपका फ्रैक्शन में आ जाता तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट, और फिर कैंसिल करके मिनट्स में निकाल लेते हैं आंसर, मतलब सॉरी मिनट्स में आंसर आ जाता फिर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टेंजेंट टू सर्कल्स। अब इसमें आपको क्या बोला है, इन द गिवन फिगर 2 कॉर्ड्स AB एंड CD, AB और CD इंटरसेक्ट करे पॉइंट O पर, और हमें क्या बोला है कि AO की वैल्यू 8 है, CO की वैल्यू 6 है, और OD की वैल्यू, OD इज़ 4 सेंटीमीटर। अब हमको बोला है कि ये OB की लेंथ क्या है, ये आप बताओ कि ये लेंथ क्या है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपका NCERT जैसा क्वेश्चन है बेटा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट। इस कॉर्ड ने BC ने ये एंगल बनाया और इसने ये एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल। तो आपका क्या हो गया, एंगल CAB इक्वल टू एंगल CDB। और इनको आप वर्टिकली अपोजिट भी लिख सकते हो, या आप उधर से देखते अपोजिट साइड से, तो इस आर्क ने ये एंगल बनाया और इसी आर्क ने ये एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। एंगल इन सेम सेगमेंट 2 बार लगा सकते हो, या एक बार एंगल इन सेम सेगमेंट, एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बेसिकली क्या हुआ, 2 एंगल इक्वल हो गए, तो डबल ए से ट्राइंगल्स बिकम सिमिलर, एंड एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB। इसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यह है एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, 9th का थ्योरम है आपका। और यहाँ पर आप ये कंस्ट्रक्शन भी लिखना कि जॉइन AC एंड BD। अब आप देखो, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AOC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DOB के बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो CPST की कंडीशन लगाओगे तो AO अपॉन DO इक्वल टू CO अपॉन BO होगा बाय CPST। क्लियर, AO अपॉन DO इक्वल टू CO अपॉन BO। AO की वैल्यू क्या थी, 8, हाँ, 8 अपॉन DO है 4 इक्वल टू CO है 6 और BO हमको कैलकुलेट करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, याद आ गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से कैंसिल हुआ 3, तो BO की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। सिंपल, ये आपका उसी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, पर वो क्या होता है, करते हैं, करा नहीं तो ध्यान नहीं आता। अब बोला इन द गिवन फिगर फाइंड x इफ एंगल BED इज 146। ये सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है, दिस पॉइंट इज B, दिस इज E एंड दिस इज C, और अंदर एक ट्राइंगल बना है इस तरह से जिसके नाम है D और A होगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल मिसिंग है, दैट इज X, और हमको क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला एंगल पूरा, ये एंगल कितना है, 146 डिग्री। क्लियर, ये डायग्राम है, ये एंगल 146 डिग्री और आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो आप सिंपली देखो, मैं यदि इस एंगल को अज्यूम कर लूँ कि दिस एंगल इज़ y, तो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, हाँ, इस आपका क्या हो गया, एंगल EBD प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। तो एंगल EBD 146 है, तो 146 प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 हो गया। तो एंगल DBC की वैल्यू क्या हो गई, 180 में से 146 माइनस किया तो 46 प्लस 4 इज 50 और 30, तो एंगल DBC की वैल्यू क्या आ गई, 34 डिग्री। अब आप सोच रहे हो कि मैंने DBC क्यों निकाल दिया, तो बेटा ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू 34 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 34। अच्छा, जिसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं याद हो, आप ये याद रखो, इसका प्रूफ क्या था, यदि हमने सेंटर ले लिया और सेंटर से इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं फिर से डायग्राम बना लूँ, एक ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग तरफ से हो गया इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यदि टेंजेंट जा रहा है और इस पॉइंट से कोई कॉर्ड जा रही है जो ऐसे ट्राइंगल बना रही है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यदि कोई भी कॉर्ड जा रही है जो इस तरह से ट्राइंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कैसे आया, हमने यदि इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये O है, इसको मैंने नेमिंग दे दी सपोज ABC, PQ टेंजेंट है, B पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो अब आपको क्या पता है, रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो एंगल OBQ की वैल्यू क्या है, 90, ठीक है। मैंने इस एंगल को अज्यूम कर लिया कि ये X है,
एंगल सी बी क्यू को मैंने अज्यूम कर लिया x, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इन दोनों का सम 90 है। तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस x, मतलब एंगल ओ बी सी प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू है। इन दोनों एंगल का सम इस एंगल के इक्वल है। तो ओ बी सी हमने मान लिया, चलो मैंने इसको अज्यूम कर लिया, ये y है, तो y प्लस x इक्वल टू 90। तो y की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस x, ये बात क्लियर। y की वैल्यू हो गई 90 माइनस x। अब आप इस ट्राइंगल पे ध्यान दें, OB और OC दोनों क्या है रेडियस, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल y है, तो ये एंगल भी क्या हो गया y। अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दें, तो एंगल BOC प्लस y इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल BOC की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 2 टाइम्स y, पर y की वैल्यू क्या थी 90 माइनस x, वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो 180 माइनस 2 टाइम्स 90 माइनस x, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो 2 इंटू 90 क्या हो गया 180, माइनस माइनस साइन मिलाकर प्लस, ये माइनस 180 प्लस 180 आपस में कैंसिल हो गए, तो एंगल BOC की वैल्यू क्या आई 2x, मतलब इस आर्क ने सेंटर पे एंगल कितने का बनाया 2x। अब नाइन्थ का ही थ्योरम 10.8, इस आर्क ने ये एंगल सेंटर पे बनाया, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, तो 2x का हाफ क्या हो गया x, तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। दिस इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इधर का उधर चला जाता है, ऐसे इधर यदि z है तो ये एंगल भी क्या होगा z। क्लियर है, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, विद दिस अभी तक जितने भी डाउट्स भेजे थे सबके सॉल्यूशन आ गए हैं। अब आप और डाउट्स भेजो, मैं और वीडियो बना दूंगी। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग डाउट्स। थैंक यू।